फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक किंग को देखते हैं जो ज्यादा उम्र का नहीं होता। अपने किंग से सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसका नाम व्लाड होता है। ये अपने कुछ साथियों के साथ अब जंगल में रूटीन चेक के लिए जाता है, जहां पर इसे एक अपने दुश्मन मुल्क के सिपाही का हेलमेट मिलता है, जिसे देखने के बाद ये समझ जाता है कि दुश्मन मुल्क की घुसपैठ हमारे देश के अंदर हो चुकी है। ये उस हेलमेट को देखने के बाद समझ जाता है कि ये किसी जासूस सिपाही का हेलमेट है जो यहाँ पर रह गया है, और हो सकता है कि हमारा दुश्मन मुल्क हमारे खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहा हो, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर मुसीबत आ सकती है। किंग उस हेलमेट को देखने के बाद समझ जाता है कि ये लोग कहीं आसपास हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े से पहाड़ पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद किंग समझ जाता है कि हो ना हो ये सभी घुसपैठिए उस पहाड़ी की चोटी पर जरूर छुपे हुए होंगे। ये किंग अपने साथियों के साथ प्लान बनाता है कि हमें उस पहाड़ी पर जाना चाहिए और उन सभी जासूसों को मार देना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क तक ना पहुंच सके। ये सभी लोग मिलकर थोड़ी ही देर में उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, और उस पहाड़ी पर जाने के बाद वो उन जासूसों को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन वहां पर उन्हें जासूस नहीं मिलता, बल्कि एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ड्रैकुला इनको वहां पर मिल जाता है, जो इनके ऊपर अटैक कर देता है। ये सभी लोग उस ड्रैकुला के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रैकुला बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। इसी फाइट के अंदर इसके दो साथी मारे जाते हैं। व्लाड भी उस वैम्पायर से फाइट करने लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। वो अपने आप को संभालता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है, जो उस गुफा का दरवाजा होता है। वहां पर थोड़ी सी धूप होती है, क्योंकि व्लाड को पता होता है कि वैम्पायर धूप से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। दरअसल धूप इनको बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से ये धूप में नहीं आ सकता था। व्लाड ड्रैकुला के अटैक से बच जाता है, और इसके बाद वो वापस अपनी कैसल यानी कि अपने महल में आ जाता है। वहां आने के बाद वो महल के पादरी से मिलता है। वो उस प्रीस्ट को सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि वहां पर उसने क्या देखा और वहां पर वो खतरनाक सा जानवर क्या है। प्रीस्ट उसे बताता है कि दरअसल वो एक बहुत पुराना ड्रैकुला है जो उस पहाड़ की चोटी पर रहता है। साथ ही प्रीस्ट व्लाड को बताता है कि ये ड्रैकुला खून पीने वाला है, इसने सभी तुम्हारे साथियों का खून पी लिया होगा। साथ ही साथ प्रीस्ट व्लाड को उसकी कहानी भी बताता है कि पहले ये ड्रैकुला एक इंसान हुआ करता था, और शैतान के बहकावे में आने के बाद इसका ये हाल हो चुका है। साथ ही प्रीस्ट ये भी बताता है कि वो उस पहाड़ पर बहुत सालों से वहीं पर कैद है, और अगर किसी ने उसको वहां से आने का रास्ता नहीं दिखाया तो वो वहीं पर कैद रहेगा, और ये वैम्पायर वहां पर तब तक कैद रहेगा जब तक वो अपनी पावर्स किसी दूसरे इंसान के अंदर ना डाल दे, यानी कि जब तक वो अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को ड्रैकुला ना बना दे, वो वहीं पर कैद रहेगा। लेकिन ड्रैकुला को अपनी पावर्स को शेयर करने के लिए कोई खास इंसान चाहिए होता है, और उसे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके अंदर वो अपनी पावर्स को भेज सके। इसके बाद किंग प्रीस्ट की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें ये बातें अपने तक सीक्रेट रखनी है, ये बातें किसी को भी शेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर लोगों को इस शैतान के बारे में पता लग गया तो वो अपना आपा खो देंगे, वो परेशान हो जाएंगे, और दहशत में वो कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। और कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जिनका छुपा रहना ही लोगों के लिए फायदेमंद होता है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग व्लाड अपने कुछ खास दोस्तों के साथ अपने महल के अंदर एक पार्टी कर रहा था। तभी किंग व्लाड देखता है कि उसके पड़ोसी दुश्मन मुल्क का एक मैसेंजर उसके महल के अंदर आ जाता है। व्लाड के पड़ोसी दुश्मन मुल्क का नाम टर्की होता है, और टर्की इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो अपने आस पड़ोस के मुल्कों से टैक्स कलेक्ट करता है। जो मुल्क टर्की को टैक्स देते हैं वो उनके ऊपर अटैक नहीं करता, और इसके अंदर छोटे मोटे बहुत सारे मुल्क आते हैं, जिसके अंदर व्लाड का भी मुल्क आता है। किंग व्लाड इस मैसेंजर को बहुत सारा गोल्ड और चांदी के सिक्के दे देता है, जिसकी वजह से टर्की इनके ऊपर अटैक ना करे। किंग ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर होकर उसे ये सारा टैक्स देना पड़ता है। टर्की का मैसेंजर वो सारा खजाना अपने पास रख लेता है, और उसके बाद वो व्लाड से एक और शर्त रख देता है कि हमें तुम्हारे मुल्क से 100 नौजवान लड़के चाहिए, जिन्हें ट्रेन करने के बाद हम उन्हें अपनी आर्मी के अंदर शामिल कर लेंगे। ये सुनने के बाद व्लाड उसको मना कर देता है कि हम अपने देश के नौजवान तुम्हारे हाथों में नहीं सौंपेंगे, और ये प्रथा बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तुम अपने सोने के सिक्के लो और यहाँ से चले जाओ। व्लाड कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हारे किंग से खुद आकर बात करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि व्लाड टर्की के बादशाह से मिलने के लिए जाता है। टर्की के किंग का नाम महमद होता है। इसके बाद व्लाड और महमद आपस में नेगोशिएशन करते हैं, लेकिन महमद व्लाड की एक भी बात नहीं मानता, और 100 लड़कों की जगह 1000 लड़कों की उससे डिमांड कर देता है, और इन नौजवान लड़कों के अंदर व्लाड के बेटे का नाम भी शामिल होता है। इसके बाद व्लाड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने वापस मुल्क पहुंच जाता है। अपने मुल्क पहुंचने के बाद वो देखता है कि टर्की के कुछ सिपाही उसके बेटे को लेने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी सिपाहियों को मार डालता है। व्लाड को ये करता हुआ देख उसका अब एक बहुत ही करीबी साथी उसके पास आता है, जो उसे बता
बताता है कि तुमने ये बहुत ज्यादा गलत किया, तुमने टर्की के सिपाहियों को मार दिया, अब वो इसका बदला लेने के लिए हमारे देश के ऊपर वॉर करेंगे, जिसकी वजह से हमारे देश की शांति छूट जाएगी। ये सुनने के बाद व्लाड उससे कहता है कि मैं इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर निकाल लूंगा ताकि वो लोग हमारे देश के ऊपर अटैक ना कर सके। वो अपने घोड़े पर बैठता है और उस बड़े से पहाड़ को देखता है जहां पर वो वैम्पायर रहा करता था। वो अपने घोड़े पर बैठकर उस बड़े से पहाड़ की तरफ रवाना हो जाता है। उस पहाड़ पर आने के बाद ये उसी गुफा के अंदर चला जाता है जहां पर वो वैम्पायर रहा करता था। वो इस वैम्पायर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन उससे किसी न किसी तरह अपनी मदद करने के लिए बोलता है। दरअसल व्लाड इस वैम्पायर की मदद से अपने मुल्क को बचाना चाहता था, अपने सिटीजन्स को बचाना चाहता था, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। वैम्पायर को भी किसी ऐसे ही आदमी का इंतजार था जो बहुत ही ज्यादा साहसी हो, निडर हो और किसी भी चीज से ना डरता हो, ताकि वो अपनी इस कर्ज से छुटकारा पा सके, अपनी सारी पावर्स उस आदमी के अंदर डाल सके और इस कर्ज से अपने आप को आजाद कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वैम्पायर अपने हाथ को काटता है और एक बड़े से बर्तन के अंदर अपना खून निकालता है। इसके बाद वो व्लाड को कहता है कि तुम ये खून पी लो, इस खून को पीने के बाद तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां आ जाएंगी, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, कोई भी सेना तुम्हें हरा नहीं पाएगी और तुम अपने मुल्क की हिफाजत खुद कर सकोगे। इसी के साथ साथ वो वैम्पायर व्लाड को एक और बात बताता है। वो कहता है कि अगर तुमने वैम्पायर बनने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर किसी इंसान को नहीं मारा, यानी उसका खून नहीं पिया, तो तुम वापस से इंसान बन जाओगे, और अगर तुमने 3 दिनों के अंदर अंदर किसी इंसान का खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। व्लाड इस डील को मान लेता है क्योंकि इसे अपने मुल्क को बचाना था, अपने मुल्क के निवासियों को बचाना था, इसलिए वो उस खून को पी लेता है। और खून पीने के बाद वो अपने आप को देखता है, वो नोटिस करता है उसके अंदर बहुत अजीबोगरीब पावर्स आ चुकी हैं। वो अपनी पावर्स को टेस्ट करता है, वो बहुत तेज भाग सकता था, वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। वो तभी देखता है कि बहुत सारी चमगादड़ें उसका पीछा कर रही हैं, जिसकी वजह से वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता था और कहीं पर भी आ जा सकता था। इन सब पावर्स को देखने के बाद व्लाड अपने वापस महल में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने महल के अंदर आता है, इधर से टर्की उसके महल और उसके देश के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्लाड अपने महल से अकेला बाहर निकलता है और हजारों की सेना से अकेला ही भिड़ जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर अकेला व्लाड पूरी आर्मी का सफाया कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्लाड वापस अपने महल की तरफ जाता है। वहां पर इसके सिपाही व्लाड को घेर लेते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर तुमने इतनी बड़ी आर्मी को अकेले ही कैसे धूल चटा दी। व्लाड इसके बारे में कुछ नहीं कहता। वो अपनी आर्मी से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। इधर हम देखते हैं कि व्लाड का सीक्रेट उसकी वाइफ को पता लग चुका है, उसको मालूम चल चुका है कि व्लाड अब एक वैम्पायर बन चुका है। इसके बाद व्लाड उस अपनी वाइफ को बताता है कि मैं ये सब चीजें जानता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से वैम्पायर नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे पास 2 दिन का वक्त और है और इस बीच अगर मैं किसी का भी खून नहीं पीता तो मैं वापस से इंसान बन जाऊंगा। इसके बाद व्लाड अपने परिवार और अपने लोगों को टर्की की आर्मी से और खुद के कहर से बचाना चाहता था, इसलिए वो उन सभी को एक चर्च में भेजने का आदेश देता है और इसी के साथ वो अपने आप को वहीं पर रोक लेता है, लेकिन अपनी वाइफ से वादा करता है कि मैं रात में आकर तुम्हें वहां पर ज्वाइन कर लूंगा। व्लाड की फैमिली और उसके साथी उस चर्च की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में टर्की की आर्मी उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। टर्की की आर्मी एक एक करके सभी का सफाया कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर व्लाड एक वैम्पायर के रूप में आ जाता है और उन सभी को मारना शुरू कर देता है। एक एक करके वो उनके आर्मी के सभी लोगों को मार डालता है, लेकिन कुछ लोग उसमें से बचकर भाग जाते हैं। वो भागकर वापस मेहमद के पास जाते हैं। वो मेहमद को बताते हैं कि ट्रांसिल्वेनिया का किंग व्लाड एक वैम्पायर बन चुका है। मेहमद ये सभी चीजें सोच रहा होता है, तभी उसको एक आइडिया आता है कि वो अपनी फौज की आंखों पर पट्टी बांध देगा ताकि कोई भी लोग उस वैम्पायर को ना देख सकें। इधर हम देखते हैं कि व्लाड का सीक्रेट पादरी को पता लग जाता है क्योंकि वो धूप में कदम नहीं रख सकता था। ये जानने के बाद व्लाड के खुद के साथी उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और आग लगा देते हैं ताकि वो वैम्पायर को मार सके। क्योंकि व्लाड एक वैम्पायर होता है, इसकी वजह से उसके ऊपर आग का जरा सा भी असर नहीं होता और जो भी चोटें उसको लगी थी वो ऑटोमेटिकली पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और वो बाहर आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि टर्की की आर्मी व्लाड के देश के अंदर घुस जाती है और मार्च करती हुई उसके महल की तरफ आ जाती है। वो उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। ये व्लाड देख रहा होता है। व्लाड का मुल्क चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि वो सभी आर्मी के लोगों का मुकाबला कर सके। तभी वो देखता है कि उस चर्च के अंदर बहुत सारी चमगादड़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके वो आर्मी के ऊपर अटैक कर सकता है। करोड़ों की संख्या में चमगादड़ इकट्ठा होती हैं और आर्मी के ऊपर टूट पड़ती हैं। ऐसा मानो कि जैसे कोई कहरिन के ऊपर टूट पड़ा है। चमगादड़ों के सहारे ही व्लाड उस आर्मी
आर्मी तक पहुंच जाता है और वहां पर कोहराम मचा देता है। इधर हम देखते हैं कि मेहमद और उसके कुछ साथी व्लाड की फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये व्लाड की वाइफ के ऊपर टॉर्चर करते हैं और उसे धक्का दे देते हैं ताकि वो नीचे गिरकर मर सके। व्लाड की वाइफ कैसल की छत से खाई के अंदर गिर रही होती है। व्लाड ये चीज देख लेता है कि उसकी वाइफ कैसल की छत से नीचे खाई में गिर रही है। वो चमगादड़ों की मदद से अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी वाइफ को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता। व्लाड की वाइफ आखिरी सांसें गिन रही होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और वो उससे ये भी कहती है कि तुम मेरा खून पी लो ताकि तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन सको और हमारे बेटे की जान बचा सको, क्योंकि व्लाड के बेटे को मेहमद की आर्मी पकड़कर अपने साथ ले गई थी। दरअसल ये व्लाड का तीसरा दिन होता है जब ये वैम्पायर बन चुका होता है, यानी कि आखिरी दिन। व्लाड इस बात से बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी होता है। वो रो रहा होता है, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसी वजह से वो अपनी वाइफ का खून पी लेता है और हमेशा के लिए ड्रैकुला बन जाता है। इसका मतलब ये भी होता है कि व्लाड हमेशा के लिए वैम्पायर बन चुका। इसके बाद व्लाड अपने मरते हुए साथियों के पास आता है जिनके अंदर सिर्फ कुछ ही सांसें बची हुई थी। वो एक एक करके उन सबको अपना खून पिलाना शुरू कर देता है ताकि वो सभी भी उसी के जैसे ड्रैकुला बन जाएं और पावरफुल हो जाएं। इसके बाद व्लाड और उसके सभी साथी दुश्मन की आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं। व्लाड के सभी साथी एक एक करके उसकी आर्मी को मारना शुरू कर देते हैं। इधर मौका पाकर व्लाड मेहमद के सामने पहुंच जाता है। ये बात अब तक मेहमद को भी पता लग चुकी थी कि व्लाड वैम्पायर बन चुका है और रोशनी उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपने कमरे के अंदर चारों तरफ चांदी के सिक्के इकट्ठे करता है जिनके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। लेकिन व्लाड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेहमद के लोग और उसकी आर्मी ने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया था और व्लाड का बेटा इसके कब्जे में था। इनकी यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है और बहुत लंबी फाइट के बाद व्लाड मेहमद को जान से मार डालता है। इसके बाद वो अपने बेटे को उनकी चंगुल से छुड़ा लेता है और बाहर ले आता है। ये अपने दोस्तों से जाकर मिलता है और पूछता है कि इनके कितने लोग बाकी बचे हैं। तभी व्लाड का साथी कहता है कि हमने सभी को मार डाला है, सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा बचा है जो इंसान है। तभी व्लाड का एक साथी उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन व्लाड एक बड़ा सा भाला लेकर उसे उसके ऊपर लटका देता है, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत होती है। तभी वहां पर चर्च का पादरी भी पहुंच जाता है। व्लाड अपने बेटे को उसके हवाले कर देता है ताकि वो जिंदा रह सके। अब व्लाड दोबारा से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और बादलों को सूरज के सामने से हटा देता है। बादल हटने के साथ ही सूरज की किरणें जमीन पर आकर गिरती हैं और वहां पर मौजूद सारे वैम्पायर्स जल जल के मरना शुरू कर देते हैं। एक एक करके उसकी वैम्पायर आर्मी मरना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर व्लाड खुद भी शामिल था। वो भी बाकी वैम्पायर्स की तरह मर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि व्लाड के बेटे को ट्रांसल्वेनिया का किंग बना दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो पादरी व्लाड का दोस्त था वो व्लाड की डेड बॉडी के पास जाता है और उसके मुंह के अंदर अपना हाथ काट कर अपना खून डाल देता है, जिसकी वजह से व्लाड जिंदा हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।